धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा है, जिन्होंने एक से अधिक डिग्रियां प्राप्त की है, जैसे कि बीएससी, बीएचएमएस, एमबीबीएस, एमडी होम्योपैथी, टीआई होम फ्रॉम लंदन, एमएचडी फ्रॉम यूके, डी लीट फ्रॉम यूके एंड पीएचडी। सर दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य है। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय होम्योपैथिक चिकित्सक संस्थान, भारतीय चिकित्सा कानूनी एवं नैतिकता एसोसिएशन के आजीवन सदस्य है। सर भारतीय जीवन निगम के मेडिकल परीक्षक है। सर ने अनेक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हनीमैनियन होम्योपैथिक संदेश यानी कि जर्नल में सर कार्यकारी संपादक है। सर अनेक शोध पत्रों, लेखों, केस प्रस्तुतियों और पुस्तकों के लेखक है। होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, वैभव होम्योपैथिक फार्मा और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुख्य प्रबंध निदेशक है। और सर का आज का विषय है अपनी असफलताओं द्वारा मेरी सीख। तो अभी मैं डॉक्टर रजनीश शर्मा सर को विनंती करूंगी कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मेरा नमस्कार। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा लीक से हटके है। हमेशा हम लोग अपनी सक्सेस की बातें करते हैं। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? यस सर। ठीक, थैंक यू। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमने ये केस देखा था, उस केस में कितना कॉम्प्लिकेशंस थे, हमने उसको किस तरीके से टेस्ट टेकिंग की, उसको कैसे एनालाइज किया, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। उसका हम व्याख्यान कहीं ना कहीं रखते हैं, एविडेंस से साथ में रखते हैं कि बिफोर ट्रीटमेंट उसको क्या प्रॉब्लम थी, आफ्टर ट्रीटमेंट कैसे इंप्रूवमेंट हुआ और कैसे वो क्योर होके गया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा रिवर्स उस पर चलना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे केसेस हमारे जीवन में आते हैं जो ठीक नहीं हो पाते या बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं। तो हमारी कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं जो हम उनको अगर पहचान पाए तो हम आगे सक्सेस रेट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा आज प्रकाश डालूंगा। मैं पहले दो एग्जाम्पल केसेस देता हूं, उसके बाद मैं मेन स्ट्रीम पर आता हूं कि कैसे मैं मैं इस टॉपिक को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं। मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक केस छोटा सा डिस्कस करके देखते हैं कि एक सीओपीडी का केस हमारे पास आता है और हम उसको ठीक नहीं कर पाते। कैसे? सीओपीडी क्या होती है? एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी कंडीशन है और धीरे धीरे हमारे पास सीओपीडी के पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। और होम्योपैथी में भी सीओपीडी के बहुत सारे केसेस अब आ रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे केस था और क्या हुआ। एक 62 ईयर्स के मेल का केस डिस्कस करता हूँ जो क्रोनिक स्मोकर है और 3 साल पहले उनको डायग्नोज हुआ कि सीओपीडी है। क्या था? क्रोनिक ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, काफी 3 साल से थी और पीला पीला सा बलगम उनको आता था। बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती थी, ठंड बहुत ज्यादा लगती थी और कमजोरी थकान सी रहती थी और चेस्ट में बड़ी वीजिंग थी और रैटलिंग सुनाई देती थी जब उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। अब कोई भी अगर हमारे पास ऐसा केस आता है जिसमें एक वीकनेस है, लो एनर्जी है या स्लीपीनेस है, थर्स्टलेसनेस टाइप का कोई सिम्टम है और रैटलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमारे पास केवल एंटिमटाड दिमाग में आती है। सबसे पहला काम यही होता है और वही मेरे साथ हुआ। एंटिमटाड 30 उनको दिया गया, दिन में 3 बार, रिपीटेड मतलब डोजेस। क्या हुआ आउटकम? टेम्परेरी रिलीफ हुआ, एक्सपेक्टोरेशन में थोड़ा सा बलगम कम हो गया, लेकिन उसके बाद कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। नुकसान क्या हुआ? पेशेंट इंप्रूवमेंट चाहता है, पूरा इंप्रूवमेंट हम नहीं दे पाए, सांस लेने में दिक्कत बढ़ती चली गई और उसके बाद इतनी SpO2 डाउन हुई, 62 के आसपास आ गई कि इमीडिएटली होम्योपैथी ट्रीटमेंट बंद करके अपने एलो, मेरे पास तो कर दोनों सेटअप है तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, अपने एलोपैथी वाले सेटअप में उसको रेफर करना पड़ा और वहां पर उसको इमरजेंसी में ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको बाईपैप मशीन लगा के कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन पेशेंट बहुत समय से होम्योपैथी ट्राई करना चाह रहा था और उसको ये उम्मीद थी कि मैं होम्योपैथी से ही ठीक होऊंगा और मेरे ऊपर फेथ भी ज्यादा था। फिर वो दोबारा से कंसल्टेशन जब उसने किया
तो फिर मैंने एनालाइज किया कि गलती कहाँ थी, क्या था, लोकल सिम्टम को केवल उस समय फोकस किया गया। क्यों? वीजिंग, रेटलिंग ऑफ द साउंड, और स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, डलनेस और लैक ऑफ एनर्जी, इस टाइप के सिम्टम। कोई मियाजमेटिक कंसिडरेशन मैंने नहीं किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मैंने सेलेक्ट नहीं की। साथ में क्या हुआ, लो पोटेंसी इस्तेमाल की, और वो भी फ्रेंड दिन में 3 बार। और कोई फॉलोअप की स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि अगर ऐसा होगा तो अगली बार पेशेंट घट के कोई बीमारी ठीक होगी या बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। फिर क्या होता है, अगला केस मैं इसको अभी आगे और डिस्कस करूंगा। एक 58 ईयर्स का केस सीओपीडी का, 5 साल से सीओपीडी है, एलोपैथी ट्रीटमेंट लगातार ले रहा था, पेशेंट स्टेरॉइड्स पर भी था, और ब्रीथलेसनेस थी जो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होती थी। इसका जो स्पुटम था ग्रीनिश था, उसके पहले वाले का येलो था। पेशेंट वो चिली था, ये हॉट पेशेंट था। लेकिन इसमें एक सिम्टम मुझे मिला कि ग्रीफ फ्रॉम सन्स डेथ, बेटे की डेथ हो गई थी। अब बेटे की डेथ तो कोविड से हो गई थी, कोविड से थोड़ा पहले, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जब आ रहा था। और क्रेविंग क्या क्या थी, सॉल्ट की क्रेविंग थी, और ड्राई स्किन थी इसकी, और हमेशा डेथ की बातें करता था। अब इसमें मुझे कुछ मेंटल्स भी मिल गए, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर ली तो क्या दिखा, एक मुझे साइकोटिक मियाज भी दिखा, हल्का सा इसके अंदर ब्रीफ का भी मुझे टच मिला। मैंने नेट्रम सब 200 दिया, एक सिंगल डोज दी, 3-4 दिन के बाद फिर 1 ml में दिया नेट्रम सब। आउटकम क्या निकला, एनर्जी बढ़ गई, ब्रीथलेसनेस इंप्रूव हो गई, एक्यूट एपिसोड कम हो गए, उसके जो स्टेरॉइड चल रहे थे उसकी मात्रा भी उसने कम कर दी, और धीरे धीरे लंग फंक्शन भी ठीक हो गया, और इन पेशेंट में एक बढ़िया क्वालिटी की लाइफ आ गई, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया। क्यों, कैसे हुआ ये? क्योंकि होलिस्टिक केस टेकिंग थी, पूरा केस मेंटल्स फिजिकल्स म्याज सारे लिए गए। इसके बाद ग्रीफ की हिस्ट्री भी मिली, हाई पोटेंसी दी गई, और रिपीटिशन कम से कम दिया गया। और क्या हुआ, उसके रिस्पॉन्स को मॉनिटर किया कि कब हमें पोटेंसी घटानी है या बढ़ानी है, उसके हिसाब से हमने इसको क्लियर किया। तो पहले केस में जो फेलियर मिला था वो इस था कि केस टेकिंग ही प्रॉपर नहीं थी, और दूसरे केस में ये था केस टेकिंग भी प्रॉपर थी और इवेल्युएशन भी प्रॉपर था। मैं आगे दूसरे कुछ केसेस आपको जब डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बड़े डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट मैं सारा बताऊंगा। पैरामीटर देखिए, केस 1 के फेलियर और केस 2 की सक्सेस में मैंने कंपैरिजन किया। पहले तो अप्रोच की बात करें अगर, तो केस 1 फेलियर में हमने केवल लोकल सिम्टम देखे थे, इसलिए फेल हुए। केस 2 में सक्सेस हुए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और होलिस्टिक सिम्टम हमने लिए। अब रेमेडी की बात करें तो एंटीमटाड 30 हमने फेलियर वाले में दी, और सक्सेस वाले में नेट्रम सल 200 1 ml में दी। मियाजमेटिक इंसाइट देखेंगे तो केस 1 में तो मियाज देखा ही नहीं, और केस 2 में हमने जो है साइकोसिस देखी, और ग्रीफ को भी कंसिडर किया। पोटेंसी की और रिपीटेशन की अगर हम बात करें तो केस 1 में फेलियर जिसमें था उसमें लो पोटेंसी दी और फ्रीक्वेंट रिपीटेशन कर डाला, जबकि रिपीटेशन नहीं करना चाहिए था। केस 2 में हमने क्या किया, हाई पोटेंसी दी और रिपीटेशन नहीं किया। मेंटल सिम्टम में केस 1 फेलियर वाले में इग्नोर मार दिए, और केस 2 जिसमें सक्सेस थी उसमें हमने उसको बड़े केयरफुली एनालाइज किया और हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाली। तो आउटकम क्या निकला, केस 1 में फेलियर हुआ, वर्सनिंग हो गई, और केस 2 में सक्सेस मिली, स्टेबलाइजेशन हुआ पेशेंट का और इंप्रूवमेंट आ गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखा कि हमारा आगे का जो लेक्चर होगा किस तरीके से हम आगे इसको चलाएंगे। अब कंक्लूजन इसका अगर हम देखें 2 चीजों का, तो जब भी हमारी केस टेकिंग सुपरफिशियल होगी और रेमेडी हमारी केवल सिम्टोमेटिक रेमेडी हम लेकर चलेंगे, उसकी डेप्थ को लेकर नहीं चलेंगे, म्याज्म को लेकर नहीं चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं चलेंगे, तो हम फेल होंगे। और ये फेलियर ऑफ डॉक्टर है, फेलियर ऑफ होम्योपैथ है, फेलियर ऑफ होम्योपैथी नहीं है। गलती हमने की, होम्योपैथी कभी गलत नहीं होती, कभी फेल नहीं होती। अगर हम इसमें इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच रखें, न्यास देखें, और मेंटल्स को भी सारा ध्यान में रखें, और बढ़िया करके अंडरस्टैंडिंग के साथ मेडिसिन को निकालें, उसकी डेप्थ को भी देखें, कितनी क्रोनिसिटी है, कितनी पोटेंसी, कितना रिपीटिशन, ये सब हम देखें। और फिर हमें डिजीज की नॉलेज भी होनी चाहिए। सीओपीडी एक क्रॉनिक डिजीज है जो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग आउटकम भी देती है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि सीओपीडी के पेशेंट में डीप एक्टिंग रेमेडी चाहिए, रिपीटिशन कम चाहिए, और बहुत केयरफुल फॉलोअप चाहिए। तो इस तरह के सीओपीडी, अब डायग्नोसिस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर डायग्नोसिस हमारा ठीक है तभी हम सही से डीप एक्टिंग रेमेडी देनी है या सुपरफिशियल रेमेडी देनी है, हमें उस तरह से देना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम रिपीटिशन भी करेंगे। तो नॉलेज ऑफ डिजीज भी हनुमान साहब ने कहा बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर सामने आती है। जितनी डेप्थ की, जितनी रेमेडी की डेप्थ होगी, यानी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी, जितना ज्यादा सिमिलम रेमेडी होगी, उतनी ज्यादा हमें डेप्थ ऑफ हीलिंग मिलेगी, उतनी अच्छी हम हीलिंग कर पाएंगे। अब एक छोटा सा बिटर बातों पे भी थोड़ा ध्यान दें कि अभी तक हम
सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम पर पहुंच गए। ये अच्छी बात है कि हम सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ हीलिंग आर्ट ग्लोबली, जो WHO ने कहा है वो है। हम फर्स्ट हो सकते थे और हो जाएंगे, लेकिन अभी हम सेकंड पर हैं। होम्योपैथी को जो, अब मैं मॉडर्न मेडिसिन का भी डॉक्टर हूँ, तो मैं थोड़ा सा से बीच करना चाहता हूँ। बहुत से, सारे नहीं, बहुत से मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर होम्योपैथी को नॉन साइंटिफिक बोलते हैं। वो क्लियर कट बोलते हैं पेशेंट को, होम्योपैथी में कुछ थोड़ी होता है, कोई साइंटिफिक थोड़ी है। और आपने भी तमाम जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि होम्योपैथी को जो है ये मिथ मानते हैं और कोई भी साइंटिफिक एविडेंस की मेडिसिन नहीं मानते हैं। दूसरा, नॉन होम्योपैथिक डॉक्टर, अब मैं इसमें केवल एलोपैथ की बात नहीं कर रहा, जो डॉक्टर जो होम्योपैथी से संबद्ध नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या कोई से, उनमें सारे नहीं, लेकिन बहुत से डॉक्टर होम्योपैथी की ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन लगा देते हैं और होम्योपैथी को थोड़ा बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी में क्या रखा है, इससे कौन सा कोई ठीक होता है, ये तो मीठी गोली होती है, ये तो झाड़ फूक की दवाई है, जादू टोना है, ये है। इस तरह की अजीब सी बातें बहुत से लोग करते हैं। और कई तो पेशेंट भी आके बोल देते हैं कि साहब डॉक्टरों को बहुत दिखा लिया, डॉक्टर की दवाई बहुत कर ली, अब हम होम्योपैथी ट्राई कर रहे हैं, तो होम्योपैथी वाला डॉक्टर नहीं है क्या? तो ये सब चीजें सुनने को मिलती हैं, ये हमारे डार्क साइड ऑफ होम्योपैथी है। और बहुत से ऐसी पब्लिकेशंस भी हुए हैं, ऐसी पब्लिश मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स में, जिसमें होम्योपैथी के बारे में क्लियर कट लिखा है कि होम्योपैथी इज नथिंग अदर देन मिथ। मैं एक दो चीजें दिखाऊं आपको। एक थी, ये इंटरनेशनल पेपर है द प्रिंट, तो इसमें क्या छपा था, फॉरगेट कोरोना वायरस, होम्योपैथी कैन नॉट क्योर एनीथिंग, इट इज ए प्लेसिबो एट द बेस्ट। ये इसका लिंक भी है। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हम होम्योपैथ लोग हैं, जो हम फेलियर्स पे फेलियर्स करते जा रहे हैं, और वो फेलियर्स हमारे पब्लिश हो जाते हैं, लोगों को पता चल जाते हैं, और लोग हमारी बदनामी करते हैं। तो हमेशा हमें अपने फेलियर से कुछ सीख के अपने को इम्प्रूव करना चाहिए, ये दिखाने का सिर्फ यही पर्पज है। एक और दिखाता हूँ, एक ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में छपा था, द ट्रूथ अबाउट होम्योपैथी। तो क्या है देखिए आप इसमें, क्लिनिकल ट्रायल हुआ दैट शोज कि होम्योपैथी इज नॉट बेटर देन प्लेसिबो इन रिड्यूसिंग मॉर्फिन कंजम्पशन आफ्टर सर्जरी। अभी कहते हैं कि मॉर्फिन कंजम्पशन हुआ, सर्जरी में मॉर्फिन दिया गया, उसको कम करने के लिए हमने होम्योपैथी ट्राई की और होम्योपैथी फेल हो गई। अरे होम्योपैथी का कंसेप्ट ही ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट में आपने ट्रायल कैसे किया? इसको एलोपैथिक पैटर्न पे आपने ट्रायल किया और इसको ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्मेकोलॉजी में बदनामी के तौर पर पब्लिश कर दिया। अगला देखिए, ये साइंटिफिक अमेरिकन ने क्या छापा, हंड्रेड्स ऑफ बेबीज हार्म्ड बाय होम्योपैथिक रेमेडीज फैमिलीज से। और उन्होंने अपने यहाँ कोई सर्वे किया होगा फैमिलीज में, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे सैकड़ों बच्चे नुकसान पा गए होम्योपैथी ट्रीटमेंट की वजह से। जबकि बच्चों में तो सबसे सेफ माना जाता है कि होम्योपैथी सबसे सेफ, वास्तव में सबसे सेफ है। ये भी हमारा फेलियर है, हमें इस फेलियर से सीखना है। इसके भी मैं एग्जाम्पल आपको भी दूंगा। अब देखने वाली चीज होती है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। होम्योपैथी में अगर हम फेलियर होता है, वो फेलियर हमारा बाहर जा रहा है और लोग होम्योपैथी को ब्लेम करने लगते हैं, तो कौन? हम जिम्मेदार हैं। तो मैंने इसमें कुछ ग्रुप्स सोचे हैं कि जो बहुत रिनाउंड होम्योपैथ हैं, जो इंटरनेशनली रिनाउंड होम्योपैथ हैं, अगर वो कहीं मिस्टेक कर जाते हैं तो क्रिटिकली हाई इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी गलती माफ नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर बहुत इंटरनेशनल फेम का डॉक्टर, अगर होम्योपैथी डॉक्टर कोई गलती करता है, फेलियर होता है, तो पूरे वर्ल्ड में उसकी छाप आ जाती है, अरे भैया वो तो होम्योपैथी में कुछ नहीं होता। दूसरे जो नेशनल फेम के होम्योपैथ्स हैं, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, वेरी हाई इम्पैक्ट। उनकी भी कोई भी फेलियर होता है, अगर पब्लिश हो जाता है या बाहर लीक करता है, तो उसका भी बहुत होम्योपैथी को नुकसान झेलना पड़ता है। तीसरा, कोई पर्टिकुलर स्टेट में या जोन में जो होम्योपैथ पॉपुलर है, उनका इम्पैक्ट उस जोन तक रहता है, वो भी हाई इम्पैक्ट है। फिर कुछ ऐसे होम्योपैथ होते हैं जो अपने टाउन्स में, अपने रीजन में ही पॉपुलर होते हैं, तो उनकी गलती अगर फेलियर होता है तो उनके रीजन में ही वो इम्पैक्ट डालता है, लेकिन ये भी एप्रिसिएबल है क्योंकि एक पूरा रीजन, डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी अब रही बात नए होम्योपैथ जो स्ट्रगलिंग होम्योपैथ है, उनका एक लोकल मोहल्ला कॉलोनी टाइप की जो प्रैक्टिस करते हैं, उनका लो इम्पैक्ट होता है। इसी हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जितने रिनाउंड, इंटरनेशनल रिनाउंड होम्योपैथ हैं, वो ग्रेड 1 होम्योपैथ जिनको मैं बोलूंगा, उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है कि वो फेलियर्स ना होने दें, फेलियर से सीखें। और नंबर 2 पे नेशनल लेवल के जो होम्योपैथ हैं, वो ग्रेड 2 में उनको मैं मान रहा हूँ, वो अपने राष्ट्र के अंदर होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए वो फेलियर से कुछ सीख के आगे बढ़े और दूसरों को बताएं कि फेलियर को डिस्कस करें। मेरे कहने का मतलब है कि हम केवल सक्सेस स्टोरी क्यों देते हैं? हमारे पास दिन भर में 100, 150, 200 तक केसेस आते हैं, उनमें से हमारे 70-80 परसेंट केसेस ठीक हो जाते हैं। कुछ मिरेकल्स भी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिरेकल्स खास तौर से, और कुछ बहुत अच्छे सक्सेसफुल केसेस जो होते हैं, उनके हम केस रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उनको हम पब्लिश कर देते हैं या सेमिनार्स में बोलते हैं। लेकिन जो हमारे फेलियर्स हैं, उनको कौन बताएगा कि किस केस को हम क्यों नहीं ठीक कर पाए? अगर हम इसके ऊपर भी थोड़ी रिसर्च करें, तो हम अपने दूसरे होम्योपैथी साथियों को बता सकते हैं कि मैंने ये गलती की थी, उसकी वजह से केस खराब हुआ या ठीक नहीं हुआ।
और इसको सुधारने से इस तरीके से हम इस केस को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो कुछ ज्यादा नॉलेजेबल चीज हो सकती है, इसीलिए मैं आगे इसमें दिखाना चाह रहा हूँ। ग्रेड 4 के जो डॉक्टर जो अपने रीजन में, और ग्रेड 5 का जो डॉक्टर होगा स्ट्रगलिंग होमपैथ, वो लोकल रीजन में, उसकी जिम्मेदारी है कि होम्योपैथी को पॉपुलराइज करें। अपने फेलियर से जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम टारगेट पर निशाना लगा रहे हैं, आप सही रेमेडी निकाल रहे हैं, सही क्योर करना चाहते हैं, तो हमें बारंबार मेहनत करनी पड़ेगी। एक नहीं लगेगा, दो नहीं लगेगा, कभी तो हम सही निशाना लगाएंगे, सही जगह पहुंचेंगे। तो जब भी इंट्रा होम्योपैथिक सेमिनार हो, जैसे केवल होम्योपैथी ही बैठे हुए हैं, जहां से आज हम केवल होम्योपैथी डॉक्टर ही बात कर रहे हैं, तो इसमें हम फेलियर्स की बात कर सकते हैं, और हमें फेलियर्स की बात जरूर ही करनी चाहिए कि ये क्यों गलत हुआ, इसमें क्यों नहीं ठीक कर पाए, हमारा फेलियर क्या था। तो हमें नॉलेज मिलेगी, आगे से हम ना खुद गलती करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। इससे होम्योपैथी को बढ़ावा मिलेगा। हमारे क्या कॉजेस थे फेलियर के, हम ये डिस्कस करें। हमारी लिमिटेशंस क्या है, होम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, या किस लेवल तक कर सकते हैं, या किस लेवल तक हमारी पॉसिबिलिटीज में नहीं है, या कौन सा हमारे डोमेन में नहीं आता है, या मेडिको लीगली हमारे डोमेन में नहीं आता, हम इसकी भी डिस्कस करें। हर चीज में हम ये नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ था, कुछ साल पहले मालदा में एक डॉक्टर ने, होम्योपैथ डॉक्टर ने सीबीएसई सिस्ट का ट्रीटमेंट किया था। तो सीबीएसई सिस्ट में तो सभी डॉक्टर ठीक कर होम्योपैथ ट्रीटमेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 6 महीने ट्रीटमेंट के बाद वो सीबीएसई सिस्ट जो एक रेयर एंटिटी है, वो मैलिग्नेंट हो गई। अब पेशेंट सीरियस हो गया, टाटा मेमोरियल चला गया, बायोप्सी हुई तो उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा निकला। पेशेंट ने बहुत सफर किया, बाद में डॉक्टर के ऊपर, होम्योपैथ के ऊपर कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया। कंज्यूमर फोरम में डॉक्टर साहब हारे, उनको पेनल्टी देनी पड़ी। और वहां पर ये हुआ कि सिंस ए होम्योपैथ इज नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट, ही कैन नॉट ट्रीट सच टाइप ऑफ कैंसरस डिजीजेस। अब होम्योपैथी में सिस्ट ट्यूमर और इस सब का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। ये गलती हमारी है। हमें क्या था, आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। वरना होमपैथ उस पर ब्लेम ये लगाया कि आपने बायोप्सी क्यों नहीं कराई, आपको फर्स्ट डे बायोप्सी करानी चाहिए थी। कितने ट्यूमर और सिस्ट और कितने वार्ड्स हमारे पास आते हैं, उनकी कोई बायोप्सी थोड़ी कराते हैं। तो हमें सबको एकजुट भी होना चाहिए। बाकी अपनी लिमिटेशंस को कैसे हम कम कर सकें, और होम्योपैथी के डोमेन को हम कैसे एक्सपेंड कर सकें, इसके ऊपर हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब जब भी हमारे कोई अचीवमेंट्स होते हैं, हमें कोई बढ़िया केसेस हम ठीक कर पाते हैं, या कोई नई चीज हम देखते हैं कि इससे तो होम्योपैथी में बहुत फायदा हुआ, या ये कोई नया अचीवमेंट आ गया, उन चीजों को हमें जरूर ही पब्लिश करना चाहिए। अपने केसेस को भी डिस्कस करना चाहिए, अपने क्योर्ड केसेस को, मिरेकल्स को हमें हर जगह प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत से डॉक्टर नहीं करते हैं, लेकिन एविडेंसेस रखें, हर एविडेंस के साथ उसको पब्लिश जरूर करें, पब्लिक को बताएं। उससे क्या होगा, पूरी कॉन्फ्रेंस के साथ बताएं। जहां पर इंटर मेडिकल स्ट्रीम बैठती है, जैसे होम्योपैथ के साथ साथ आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक या दूसरे विधाओं के डॉक्टर भी अगर जहाँ साथ में हो। जैसे अभी मैं आईएमए का जैसे मेंबर हूँ, या इमलिया का मेंबर हूँ, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ एलोपैथ भी होते हैं और बाकी डॉक्टर्स भी होते हैं, होम्योपैथ भी मैं उसमें होता हूँ। तो मैं वहां पर केवल सक्सेस की बात करता हूँ, वहाँ फेलियर्स की बात नहीं करता हूँ। उसमें सिर्फ ये प्रेजेंटेशन होता है विद एविडेंस कि होम्योपैथी में ये हम ठीक कर सकते हैं, और ये एविडेंस है, और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। तो हमें होम्योपैथी के फैक्ट्स, उसके जो हमारे एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं, वो हमें सामने देने होते हैं। हमें पॉजिटिविटी ऑफ होम्योपैथी को डिस्कस करना चाहिए और करना चाहिए, और उसको करेंगे तभी होम्योपैथी आगे बढ़ेगी। फिर जो हमें हमेशा, जो इंटर पब्लिक, जहाँ अच्छा जहाँ डॉक्टर्स नहीं है, आम पब्लिक बैठी है, तब भी हमें केवल ब्राइट साइड ऑफ होम्योपैथी बतानी चाहिए। वहां भी हमें केवल फेलियर डिस्कस नहीं करना है कि भूल गए भी। वहां हमें केवल मिरेकल्स और केवल क्योर्स की और केवल अपने सक्सेस स्टोरी की डिस्कस करनी है, जिससे कि सामने वाले को भी पता चले कि एविडेंस के साथ होम्योपैथी में इतने मिरेकल्स होते हैं। एक होम्योपैथ के पास एक डिल्यूजन रहता है कि मैं पैरासाइंटिफिक या सुपर ह्यूमन हूं, क्योंकि मैं होम्योपैथी की एक दवाई दूंगा और उससे वो केस ठीक होगा। ये मिरेकल्स हमेशा नहीं हुआ करते। अच्छा, कई पब्लिक में जो पेशेंट्स होते हैं वो भी यही सोच के आते हैं कि दुनिया में ठीक नहीं हुआ, अब होम्योपैथी वाला डॉक्टर एक खुराक देकर ठीक कर देगा। और आते ही, अभी तो जैसे विटिलिगो का पेशेंट आता है, अभी भी मेरे पास से गया, तो 10 दिन की दवाई कुल लेके गया था, अभी लौट के आगे, अभी तो ये कुछ लग नहीं रहा। एलोपैथिक दवाई तुम 6 साल से खा रहे थे या लगा रहे थे, होम्योपैथी में तुम्हें 10 दिन में इंप्रूवमेंट चाहिए। तो ये होम्योपैथी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लोगों की होती है। तो हमें क्या करना है, खुद को सुपर ह्यूमन मान के नहीं चलना है, साइंटिफिक तरीके से चलना है। किस चीज में कितना समय लगना है, वो लगेगा। और हमें पेशेंट को एजुकेट भी करना पड़ेगा, उसको डिजीज के बारे में नॉलेज दीजिए, हल्का सा उसको बताइए, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बताइए कि हम इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें आपको होम्योपैथी अग्रवेशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें कितनी बार मेडिसिन चेंज भी करनी पड़ सकती है, घटानी बढ़ानी भी पड़ सकती है, और टाइम ड्यूरेशन आपका कितना हो सकता है, और एक एस्टिमेट आपका ट्रीटमेंट का जो पेशेंट का राइट है वो इतना हो सकता है।
तो ये सब चीजें हमें बतानी चाहिए। इससे होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और हमारे सक्सेस रेट बढ़ेगी। अभी जो फेलियर्स हमारे होते हैं, हम पेशेंट से क्या बोलते हैं, एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है भाई 9 महीने का आपका कोर्स है। लेप्रोसी वाला केस जाता है, कहता 2 साल का कोर्स है। एपिलिप्सी का जाता है, बोलता 3 साल का कोर्स है। होम्योपैथी में जब आता है तो कुछ पता ही नहीं, कोर्स ही नहीं होता। एक खुराक में भी ठीक हो सकता है। हमने एक बुक में पढ़ा कि उन्होंने पल्सर की एक डोज दे दी 200 में, पेशेंट की टीबी ठीक हो गई। हो सकती है, मिरेकल तो हो ही सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए और सबका एक मत होना चाहिए। एलोपैथी में एक ही मत होता है कि लिप्रोसी में 2 साल लगते हैं, टीबी में 9 महीने लगते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं बोलते हैं। बोले दवाई खाओ, हमें बोलते ही नहीं। तो हमें भी बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, एलोपैथी में 9 महीने लगते हैं तो हमारे यहाँ भी 9 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, कुछ बोलना चाहिए। जिससे कि हमारे फेलियर्स कम होंगे, तो हमें चांस मिलेगा। जब पेशेंट को पहले से पता है कि इतना समय तो लगना ही है, तो हमें आएगा हमारे पास। वरना क्या होगा, वो महीना 15 दिन दवाई खाता है और डॉक्टर चेंज कर देता है, या कई बार तो अपना सिस्टम ही चेंज कर देता है, दूसरी पैथी में चला जाता है। इससे होम्योपैथी की बदनामी होती है। ये भी हमारा एक फेलियर है। इस फेलियर से भी हमें सीखना चाहिए। पेशेंट को अगर हम गाइड कर सकें कि आपको ये डिजीज है, इसमें ये मेजर रहेंगे, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा, ऐसे मॉडलिटीज रहेंगी, तब आपको हम ट्रीट कर पाएंगे। जितने भी मिरेकल्स जनरली होते हैं, वो जनरली साइंटिफिक नहीं होते हैं। क्योंकि मिरेकल का मतलब होता है हमने मुर्दे में जान फूंक दी या इनक्योरेबल को क्योर कर दिया। जब भी इनक्योरेबल को आप क्योर करेंगे तो वो एक्सीडेंटली हो तो गया, मिरेकल तो हो गया, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें जो हमारे नॉर्मल क्योर्स हैं, जैसे कोई पेशेंट आता है कि फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट का पेशेंट था, हमने होम्योपैथी मेडिसिन से कुछ समय में या जब भी ज्यादा समय में जब भी हमने उसे क्योर कर लिया, एक मेडिसिन से दी, कई हमने अल्टरनेट करा दी, या जो भी हमने फॉलो अप किया, जो कुछ किया हमने ट्रीट किया, वो ठीक हो गया, तो उसको मिरेकल नहीं बोलना चाहिए। लोग सामने वाले कई बार ये सोचते हैं, दूसरी पैथी के डॉक्टर्स भी या पब्लिक में भी, क्या फाइब्रोएडिनोमा तो कई बार एलोपैथी में भी ठीक हो जाता है, हमेशा सर्जरी थोड़ी होती है, तो इन्होंने कौन सा चमत्कार कर दिया, तो उसको चमत्कार बोल रहे हैं। या किसी ने गैंग्लियोनिक सिस्ट का ट्रीटमेंट किया, वो गैंग्लियोनिक सिस्ट जो है ठीक हो गई, एक डोज से ठीक हो गई, तो रूटा 200 या जो भी कुछ दिया, कोनियम वोनियम एक बार में ठीक कर ली। अब उसे मिरेकल नहीं बोल सकते, गैंग्लियोनिक सिस्ट तो मुक्का मार के भी ठीक हो जाती है। तो हमें अपने क्योर्स को मिरेकल्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, एग्जैगरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिरेकल साइंटिफिक नहीं हो सकते। अब मिरेकल कौन कौन से होते हैं, पैरासाइंटिफिक होंगे या सुपर ह्यूमन एक्ट होंगे या गॉडली एक्ट होगा, तो हर जगह एक्सेप्टेड नहीं होता है, उससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो हम मिरेकल ना बोल के हम बोले मिरेकुलस क्योर हुआ। तो हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया और उससे मिरेकुलस क्योर हो गया। अब मैं कुछ फेलियर की डिस्कशन करूं। मुझे आज सानी सर ने गाइड किया था कि थोड़ा सा मुझे आगे समय स्पेयर देना है आप लोगों को, थोड़ा मैं पहले ब्रेक करने के चक्कर में थोड़ा फास्ट निकालूंगा। तो अब एक फेलियर की बात करूं। अब मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे मिरेकल्स भी हुए हैं, बहुत सारे मिरेकुलस क्योर हुए हैं, लेकिन फेलियर भी बहुत सारे हुए। मैंने कुछ फेलियर्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो बहुत सारे क्योर और मिरेकल तो मैं डिस्कस करते ही रहता हूँ, लेकिन एक मिरेकुलस क्योर के पीछे 10 फेलियर हो रहे होते हैं दूसरे केसेस के। वो केसेस, सेलेक्टेड केसेस हमें डिस्कस करने चाहिए। और हम अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के चक्कर में कई बार फेलियर डिस्कस नहीं करते हैं कि अरे इतना क्वालिफाइड डॉक्टर था, उसने जो है इतनी बड़ी गलती कर दी। तो हो जाती है गलती, लेकिन उस गलती को हमें यहाँ डिस्कस करने में एक दूसरे का हम फायदा पहुंचा सकते हैं। पहला फेलियर अगर हम देखें, एक केस मेरे पास था, हिपेटिक सिस्ट थी। अब वेल डायग्नोस्ड केस है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन उसका अवेलेबल है। हिपेटिक सिस्ट में सिम्टम क्या क्या लिए कि फैट डिजायर, सॉर फूड, एसिड एवर्जन, impatience, irritability, bubbling sensation in abdomen as if bubbles were moving about, burning pain in abdomen, pain in stomach, general aggravation in daytime, general aggravation in morning time, and general amelioration in night. Complaint in the liver region, swelling of the prostate gland, and the age was on higher side. Then the rubric was prostate gland swelling in old people. अब इसमें 13 सिम्टम जो लिए हैं, इसमें हमारे पास मेंटल्स भी हैं, डिजायर अवर्जन भी है, इसके अंदर पर्टिकुलर्स भी हैं, जनरल्स भी हैं, इसमें सभी तरह के सिम्टम है। और उसको बहुत अच्छी तरीके से रिपर्टराइज करने के लिए उसका इवोल्यूशन भी किया है कि फैट डिजायर बहुत मार्ग नहीं थी तो 1 नंबर दिया है, सौर की बहुत ज्यादा एवर्जन था तो 2 नंबर दिए हैं, इरिटेबिलिटी 1 नंबर दिया, लेकिन बबलिक सेंसेशन बहुत ज्यादा था इसलिए उसको 3 नंबर दिए गए। मॉर्निंग एग्रावेशन बहुत ज्यादा था इससे 2 नंबर, लिवर की कंप्लेंट थी 3 नंबर, प्रोस्टेट की कंप्लेंट थी 3 नंबर,
ओल्ड पीपल वाले को 1 नंबर लगाया, क्योंकि उसमें रेमेडी का नंबर ऑफ रेमेडी कम थी, ताकि रेस्ट्रिक्शंस ना आए। रिपर्टाइज किया गया, सल्फर वाज द रेमेडी। एट ए ग्लांस भी सल्फर ही दिख रहा है कि मॉर्निंग एग्रावेशन और ये और वो सारे के सारे सिम्टम देखने में भी लगते हैं। सेकंड रेमेडी सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई देती है, थर्ड लाइको, फिर पल्साटिला, नक्स वोमिका, मर्कसॉल, लेट्रम्यूर, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया कोनियम। अब जो प्रिस्क्रिप्शन हमारा बनेगा, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमने रिपर्टरी में देखा कि हमारे मैक्सिमम सिम्टम हमारे सल्फर ने कवर कर लिए, केवल एक सिम्टम नहीं कवर किया, नाइट एम्यूलोरेट। अगर नाइट में एम्यूलोरेशन था तो सिफिलिस होता। अब हमने सॉरी सॉरी साइकोसिस होता, नाइट एग्रावेशन में हमारा सिफिलिस हो जाता। अब नाइट में एम्यूलोरेशन का जो रूब्रिक है, इसमें तो हमारे पास जो है एल्यूमिना रेमेडी आ रही थी, हमने एल्यूमिना तो सोची नहीं, वो तो बहुत आगे थी, 12वें 14वें नंबर पर शायद एल्यूमिना थी इसमें, 14वें नंबर पर, सॉरी 13वें नंबर पर एल्यूमिना। तो नाइट में एम्यूलोरेशन की रेमेडी थी, तो वो हमने नेग्लेक्ट कर दी, आगे चली गई, क्योंकि दूसरे सिम्टम हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक जल्दबाजी कह लीजिए, या रिपर्टरी पर ब्लाइंड फेथ कह लीजिए, या पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड हमने बाद में डिफरेंशिएट नहीं किया, मेडिसिन को कंपेयर नहीं किया, तो हमने सल्फर दे दिया। क्या हुआ, सल्फर देने से सिस्ट रप्चर कर गई। आगे देखिए क्या हुआ, हेपेटिक सिस्ट का रप्चर करने से पेशेंट को आईसीयू में डालना पड़ गया, इमीडिएटली क्राइसिस आ गई, और मैंने डॉक्टर बनाया, हाथ टूटा हुआ, मतलब हाथ नहीं तोड़ा गया, लेकिन यह है कि पेशेंट नाराज तो होता ही है। प्रॉब्लम क्या थी वहां पर, पेशेंट की एज ज्यादा थी, ओल्ड एज का पेशेंट था। पहला, पेशेंट के सिस्ट की वजह से किसी एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको स्टेरॉइड्स खिलाए थे कि वो कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह अगर होगा आसपास या कुछ होगा तो कम हो जाएगा, ये सोच के, जो भी सोच के दिया होगा। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट था, सोरा लेटेंट स्टेट में था, सोरा एक्टिव नहीं था, क्योंकि इच के सिम्टम नहीं थे, या जो स्टूप शोल्डर वाला सिम्टम होता है, या जो उसका एवर्जन टू बात, ये सब सिम्टम होते हैं, वो सब कुछ नहीं थे, तो लेटेंट सोरा था। अब हमने क्या किया, सल्फर दे दिया। सल्फर ने क्या किया, जाते ही, मिनिमम रेमेडी थी, उसने जाते ही सोरा को एक्टिवेट किया, लेटेंट सोरा एक्टिव सोरा में कन्वर्ट हो गया, और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट। जब भी कोई हमारा सोरा एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, अंदर टर्मोइल पैदा कर देगा, फिजियोलॉजिकल टर्मोइल। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों रिएक्शंस को जो है ये एक्सैगरेट कर देता है और एक्सेंचुएट कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं देखूं, एक मैं 3 लाइनें और बताना चाहता हूँ, जो मेरी पर्सनल डेफिनेशन बनाई हुई है। सोरा, सोरा एक कैटलिस्ट है जो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों रिएक्शंस को दोनों डायरेक्शंस में स्टिमुलेट करता है, एक्सेलरेट करता है। तो ये जो है हमारा कैटेलाइज करता है, तो ये हमारी बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस को कैटेलाइज कर देता है। तो क्या होता है, हमारी कैटाबोलिक यानी डिस्ट्रक्टिव वाली, और एनाबोलिक यानी हमारी कंस्ट्रक्टिव वाली, दोनों रिएक्शंस हमारी एक्टिवेट हो जाती है, और एक टर्मोइल आ जाता है, जिससे सोरा। सिफिलिस क्या करता है, सिफिलिस हमारा एक नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह काम करता है, जो हमारी कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं, जो हमारी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, उन सबको ये जो है एक्टिवेट कर देता है, या फास्ट कर देता है, कैटालाइज कर देता है। तो डिस्ट्रक्शंस बढ़ जाते हैं, और हमारी बॉडी में अल्सरेशन, डिस्ट्रक्शंस ये चालू हो जाते हैं। इसी तरह से जो साइकोसिस मियाज में एक ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारी एनाबोलिक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, कैटालाइज कर देता है। तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शंस बढ़ जाते हैं, यानी एनाबोलिक रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है, डिपोजिशंस। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस बढ़ गए तो कंस्ट्रक्शंस होने लगते हैं, तो जो नई नई चीजें डिपॉजिट होती हैं, ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ होती है, वो सारी की सारी क्रिएट कर देता है। तो ये मैंने खुद अपने मन में मेरी बात आई थी कि क्या करती होंगे, ये तो फैक्टर्स हैं, तो ये कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शंस को हमारे चेंज करते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, सिडोसोरा हो गया, जो भी कैंसरस हो गया, तो कैंसरस वाला क्या करेगा, वो तो सोरिक रिएक्शन की तरह से काम, टर्मोइल भी पैदा करेगा, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी पैदा कर देगा, नेगेटिव रिएक्शन भी पैदा करेगा, तो ट्यूमर भी बनेंगे, अल्सर्स भी बनेंगे, और मेटास्टेसिस भी होगी, तो वो कैंसरस में। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ऐसी ट्यूबरकुलर मियाज में सोरा सिफिलिस मिल जाते हैं, सीडोसोरा बन जाता। तो सोरा ने क्या किया, टर्मोइल पैदा कर दिया, वहां पर इन्फ्लेमेशन वगैरह पैदा कर दिए, और सिफिलिस ने वहां डिस्ट्रक्शन पैदा कर दिए। डिस्ट्रक्शन हुआ तो सल्फर की इसके सोरा की वजह से वहां पर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जब थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, तो उसने उसकी हीलिंग कर दी, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से तो ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर जैसे सार्कोइडोसिस, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह स्टार्ट हो गए, या लूपस एरिथेमेटोसस वगैरह, ये सारे के सारे सीडोसोरिक डिसऑर्डर्स, इस तरीके से ये रहता है। तो सल्फर ने क्या किया, सोरा को एक्टिवेट कर दिया, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर फेगोसाइटोसिस हुई, जो सिस्ट की वॉल थी वो रप्चर हो गई, और पेशेंट सीधे लिवर फेलियर की तरफ चला गया, और आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। उसको हिपेटोरिनल सिंड्रोम डेवलप हो गया, उसको यूरिया बढ़ गया बहुत ज्यादा, उसका
क्रेटिनिन उस रेशो में नहीं बढ़ा, यूरिया ज्यादा बढ़ा, क्रेटिनिन कम बढ़ा, तो यूरिया क्रेटिनिन रेशो वो डिस्टर्ब हुआ, और साथ में सीरम बिलिरुबिन बढ़ गया, एसजीपीटी, ओटी और एएलपी बहुत ज्यादा बढ़ गए, और पेशेंट को अमोनिया पॉइजनिंग शुरू हुई और हेपेटोरेनल सिंड्रोम में चला गया। उसको क्या हुआ, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और सेमी कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन ये स्टार्ट हो गए, और हल्का सा उसको फीवर वगैरह स्टार्ट हो गई। इमीडिएटली उसको जो है आईसीयू में जो ट्रीटमेंट एलोपैथिक वाला दिया था सारा दिया गया, और पेशेंट जब कंट्रोल हो गया, लेकिन पेशेंट जो कि मेरी अस्पताल में था, तो एलोपैथिक डिपार्टमेंट से जब मेरे होम्योपैथी डिपार्टमेंट जब वापस आया इम्प्रूव होकर, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी स्टडी कर ली थी, तो क्या पता लगा कि गलती क्या थी, हमें सल्फर नहीं देना चाहिए था, हमें उसका सोरा को इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं करना था, हमें सल्फर का एक्यूट देना चाहिए था, ताकि हम उसके इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट होने से पहले एंटीडोट कर पाते और उसके बाद हम सल्फर पर जाते। वही हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज की मेडिसिन एपोनाइट उसको दिया, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आया। उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके जब काफी कुछ ठीक हो गया, फिर सल्फर की एक डोज दी, और पेशेंट विद इन 6 मंथ, मैं उसकी रिपोर्ट पेश करूंगा, विद इन 6 मंथ वो पेशेंट ठीक हुआ, और उसकी जो हिपेटिक सिस्ट थी बिल्कुल गायब हो गई, उसमें एक हल्का सा स्कार टिश्यू जो डेवलप हुआ वो उसके सीटी स्कैन में दिखता रहा दिखता भी, लेकिन केस हमारा ठीक हुआ। तो ये एक फेलियर था कि हमने सल्फर देके उसके लेटेंट सोरा को एक्टिव में कन्वर्ट किया, और उसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस स्टार्ट करा दी जिसकी वजह से वो बेचारा आईसीयू में इंगेज हो। और ये, अब अगर मेरे पास अपना सेटअप ना होता, तो वो पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाता, और वहां क्या होता, दूसरा डॉक्टर उसको ट्रीट करके बोलता, अरे होम्योपैथी में जाओगे तो ऐसे ही होगा, होम्योपैथी से तो कई बार बढ़ जाती है बीमारी, वो पेशेंट तो सोचता है एग्रावेशन हो गया, लेकिन ये कोई एग्रावेशन नहीं था, जैसे होम्योपैथिक एग्रावेशन तो था, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग एग्रावेशन था। ये मेरा फेलियर था, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा कि क्या कंक्लूजन निकलेगा। क्रिटिकल क्रॉनिक केसेस अगर हो जिनमें ग्रॉस पैथोलॉजी दिखाई दे रही है, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट है, या कोई ऐसी पैथोलॉजी इसमें ट्यूमर्स हैं, या कोई ऐसी पैथोलॉजी जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कोई एलिमेंट छुपा हुआ है, कैंसर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ग्रॉस पैथोलॉजी वाले जो केसेस हैं वो बहुत क्रॉनिक है, क्रिटिकल केसेस हैं, एक्यूट रेमेडी से हमें स्टार्ट करना है, हमें क्रॉनिक रेमेडी से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ सल्फर आ रही थी, हो सकता है किसी में थूजा आ रही हो, किसी में मेडोरा हो, किसी केसेस में लेकेसिस आ रही हो, तो हम जब भी करेंगे डीप एक्टिंग या क्रॉनिक रेमेडी ना देके, ऐसे केसेस में जिनमें की ग्रॉस पैथोलॉजी है और क्रॉनिक क्रिटिकल पेशेंट है, तब हम उसमें एक्यूट रेमेडी से स्टार्ट करेंगे, जो नो डाउट एकोनाइट, बेलाडोना, कैम्फोरा, कॉफिया क्रूडा, या जो भी कैमोमिल्ला, जो एक्यूट रेमेडी हमारे पास है, जो हमारे इमरजेंसीज में काम आने वाली रेमेडी है, हम पहले वो देंगे। जैसी उसकी इमरजेंसी हमारी एंटीडोट होगी, उसके बाद हम उसका क्रॉनिक बाद में सेलेक्ट करके देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सी रेमेडी, इसमें एकोनाइट क्यों दिया, क्योंकि सल्फर हमारी रिपर्टरी में आ रही है, सल्फर उसका बेस्ट सिमिलम मेडिसिन है, तो हमें सल्फर का एक्यूट अपनी बुक से देख लेना है कि व्हाट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, दैट इज एकोनाइट, हमने एकोनाइट दे लिया। अब दूसरी कोई रेमेडी आएगी, तो हम उसका भी जो क्रॉनिक रेमेडी उसमें आ रही होगी रिपर्टरी में, उसका एक्यूट अपनी बुक खोलेंगे, उसमें उसका एक्यूट देख लेंगे, हम उसको आपका प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो ये हमारा पहला फेलियर से हमने सीखने वाला ये हमारा था। सेकंड अगर देखें, एक बच्चा था, एटोपिक एक्जिमा था, और एटोपिक एक्जिमा में क्या होता है, ये एलर्जिक होता है, और इसमें बच्चों में पूरी बॉडी में स्किन में एलर्जी हो जाती है, पूरे किसी के दाने निकलते हैं, किसी के स्किन उतरने लगती है, किसी के खुजली आती है, साथ में छींकें भी आ सकती हैं, और जुकाम रह सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस रह सकता है। तो ये इस तरह का रहता है, और ये एक्जिमेटस इरप्शंस रहते हैं, इसमें क्रैक्स भी बन जाते हैं कई बार। और ये अगर हम एलोपैथिक पैटर्न पर सोचें, तो हम ये बोलते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इसको हम बच्चा जब हमारा 12-13 साल का जब हो जाएगा, जब उसकी थाइमस हमारी परिपक्व हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए हम बोलते हैं कि वो जैसे ही बच्चा 12-13 साल का हो, वो ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत सी एलर्जी जो बच्चा मेच्योर होता है उसमें ठीक हो जाती है। एटोपिक एक्जिमा के लिए भी यही बोला जाता है कि ये तभी ठीक होगा जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़े होने तक उस बच्चे को कैसे झेलेगा बच्चा, उसको साथ में बीमारी के साथ वो बीमारी भी तो बढ़ती रहती है, तो उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा। तो नो डाउट होम्योपैथी इज द बेस्ट, तो होम्योपैथ के पास तभी तो पेशेंट आता है। अब इस केस में क्या गलती की, देखिए, बच्चे को ओनियन पसंद है, बच्चे को एक्जिमा है, एक्जिमा बच्चे में है, तो ये इरप्शंस एक्जिमा इन चिल्ड्रन। बच्चा किस टाइप का है कि एक खिलौना देंगे उसे खेलेगा, बोर हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ चाहिए, फिर कहेगा मुझे ये खाने के लिए चाहिए, नहीं ये मैगी नहीं चाहिए मुझे, नोट ये चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, या मुझे रोटी नहीं चाहिए मुझे चावल चाहिए, वो परसिस्ट नहीं करता। एक जगह बैठा देंगे, वहां से छोड़ के दूसरी में चला जाएगा, पढ़ने बैठाएंगे तो खेलने चला जाएगा, खेल में भी खेल चेंज कर देगा, तो वो परसिस्ट नहीं कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था, पेचुलेंट बच्चा था, और उसे
बच्चों के साथ खेलने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, एवर्जन था कि दूसरे बच्चों के साथ मैं नहीं खेलूंगा। अब यहाँ रेपर्टाइजेशन हमारा होता है। तो नंबर 1 पे इसमें रियूम आ रही थी, नीचे के 2 ही सिम्टम कवर कर रही थी कि बच्चों में जो खेलने का एवर्जन और मोटे मोटे जो सिम्टम थे, बाकी जनरल सिम्टम कोई नहीं कवर हो रहे। सेकंड रेमेडी हमारी आ रही थी लाइकोपोडियम, जिसमें हमारे उसके डिजायर एवर्जन्स, उसके एक्जिमा वाली कंडीशन और उसकी मेंटल्स, ये भी अच्छे खासे कवर हो रहे थे। केवल एक सिम्टम नहीं कवर हो रहा था, इरप्शंस एक्जिमा इन चिल्ड्रन, लेकिन इरप्शंस एक्जिमा कवर हो रहा था। तो अब ये सारा का सारा कवरेज देखे तो लाइको, सेकंड कैलकेरिया, फिर सल्फर, फिर स्टेफी, फिर मेडोराइनम, कार्सिनोसिन, सीपिया, बेराटागार, कैलकिरासल, इस तरह से रेमेडीज इसमें सीरीज देखेंगे। जब अच्छा है, एक चीज और मैं बताऊं, जब भी हम रिपर्टरी में मेजर सिम्टम्स, बड़े सिम्टम्स लेके रूब्रिक को लेके रिपर्टाइज करते हैं, कुछ कॉमन रेमेडीज उसमें जरूर आती हैं, जिसमें सल्फर, कैलकेरिया, लाइको, ये इसलिए ज्यादा आती हैं, सीपिया, ये क्योंकि इनकी प्रूविंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हुई है और इनके क्लिनिकल्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो क्या होता है, ये हर सिम्टम में, हर रूब्रिक में ये इनकी अपनी प्रेजेंस बना के रखती हैं। तो जब भी हम रिपर्टाइज करते हैं ये रेमेडी जरूरी आती है। तो इससे रिपर्टीज में, जो कंप्यूटराइज रिपर्टीज में तो फीचर भी है कि हम फ्रीक्वेंट रेमेडी या पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज या इस तरह की रेमेडी को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो मैंने नहीं किया हुआ, तो इसमें जो है, क्योंकि जनरल सारे सारे में चाहिए थे। अब इसमें देखेंगे कैलकेरिया कार्ब ने भी अच्छे सिम्टम कवर किए हुए। उसके बाद अगर देखेंगे सल्फर, सल्फर ने एक्जिमा को कितना टॉप ग्रेड में कवर किया हुआ है, लेकिन नीचे के कुछ सिम्टम नहीं है, और पहला ओनियन वाला सिम्टम उसमें नहीं मिलता। फिर आगे आ जाइए स्टेफी, फिर देखिए कार्सिनोसिन, इधर आ जाएंगे तो फिर हमारा फॉस्फोरस, ये सिम्टम हमारे टेबल सामने आती है। तो रेमेडी इसमें एट ए ग्लांस अगर देखा तो लाइकोपोडियम एक बेस्ट रेमेडी दिखाई देती है जो प्रिस्क्राइब की गई। क्या हुआ, जैसी लाइकोपोडियम की डोज दी गई, नुकसान हो गया, पायोडर्मा हो गया। पायोडर्मा, स्किन, पायो माने पस और डर्मा माने स्किन, स्किन में पस पड़ गया, पूरी स्किन में उसके पस पुस्टुल्स बन गए, पूरे में सेलुलाइटिस, और पूरे में जो है पस, पूरा बच्चा इतना हो गया, कहीं टच नहीं कर सकते थे, पूरी बॉडी में जहां उंगली लगाएंगे वहीं पस मिलता था, और जगह जगह से पस लीक करना शुरू हो गया। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें सेप्टिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इसमें बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स एलोपैथी में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और होम्योपैथी में भी हम कौन सी रेमेडी देंगे, हिपर दें, आर्निका दें, क्या दें, चिनेसिया या एंथ्रासिनम, जो भी, तो उसको कब ठीक कर पाएगी, कितना, ये हमारे अंदर पेशेंस भले ही हो, लेकिन पेशेंट के घर वालों में, जो बच्चा अगर स्पेशली अगर है, तो उसके पेरेंट्स के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता। क्या गलती करी, लाइकोपोडियम दिया, उसने हर चीज में एग्रावेशन किया, पायोडर्मन हुआ। क्यों, क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा था, चाइल्डहुड एज थी, बच्चा कैसा था, ऑटो इम्यून डिजीज बच्चे के अंदर थी, क्योंकि ये जो एटोपिक डिजीज होती है ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब वो एलर्जिक है, एलर्जी का मतलब हाइपर सेंसिटिव है। तो एक हाइपर सेंसिटिव बच्चे को, जो ऑटो इम्यून पेशेंट था, और उसको मैंने लाइकोपोडियम दिया। क्यों, उसके अंदर एक्टिवेटेड सो रहा था, पिछले केस में लेटेंट सो रहा था, यहाँ सोरा एक्टिव था, तभी तो तंग कर रहा था। अब सिमिलर रेमेडी दे दी, सिमिलम रेमेडी रादर, उसने एग्रेवेशन किया, क्या हुआ, सीवियर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, और अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन वो हो गए जो मौका परस्त इन्फेक्शन होते हैं, कि शरीर कमजोर देखा और हावी हो गए। तो स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इस टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं वो लग जाते हैं। इसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन बच्चे को अपॉर्चुनिटी दिली और आ गया, और पूरी बॉडी में पस आ गया। क्या हुआ, पीडियाट्रिक आईसीयू में बच्चे को रखना पड़ा, कई जगह से पस को मोटी सिरिंजों से ड्रेन किया गया, और बहुत हैवी ऑगमेंटिन वगैरह उसको चला के बच्चे को कंट्रोल करना पड़ा। फिर बच्चा जब ठीक हो गया, फिर पता ही था कि होम्योपैथी से ठीक होना है, अब बच्चा फिर होम्योपैथी में आया। तो फिर होम्योपैथी सेक्शन में क्या होता है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर रखा था, क्योंकि फेलियर पता था कि लाइकोपोडियम से, बहुत पढ़ाई की कि लाइकोपोडियम देने से ऐसा क्यों हुआ। फिर पता लगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन था, और सप्यूरेटिव स्टेज थी बच्चे को, साथ में क्या था, एक मेंटल बहुत मार्क मिल रहा था, बच्चा मूडी था, पेचुलेंट था, बहुत पेचुलेंट बच्चा जो था, मूडी बहुत था, कि ये करना है, वो नहीं करना, ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, कब क्या कर दूं। फिर एवर्जन प्ले, बच्चा होते हुए भी खेलने में उतना दिमाग नहीं लगाता था वो, पूरा फालतू में ज्यादा लगाता था। तो अब इस पर अगर हम रेमेडी देखें, व्यूम सिंगल रेमेडी थी, अभी हमने पीछे देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। ये इसमें पेचुलेंट में 33 मेडिसिन हैं, जिसमें एक मेडिसिन र्यूम है, और प्लेइंग एवर्जन टू चिल्ड्रन इन, 3 दवाइयां कुल हैं उसके अंदर, सॉरी 18 दवाइयां कुल हैं, उसमें जो है बहुत अच्छे ग्रेड में, मतलब सेकंड ग्रेड में हमारे पास र्यूम मौजूद थी। और ये मिस कर दिया इन 2 सिम्टम के बेस पर, कि एवर्जन प्लेइंग एंड पेचुलेंस के बेस पर मेडिसिन दी गई र्यूम।
इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मैं आपको अब एकदम से नहीं बता पा रहा कि मैं कितना खुश हुआ था उसको देख के। और उसके बाद फिर जब वो काफी इम्प्रूव हो गया, फिर चूंकि केस तो लाइकोपोडियम की था, फिर लाइकोपोडियम दिया और फिर केस क्योर हो गया। और उसका एटोपिक एक्जिमा गायब हो गया, और उसके निशान तक ऐसे नहीं रहे कि कभी उसको कभी कुछ रहा भी होगा। कोई एलर्जी उसकी बॉडी में नहीं रही। 3 साढ़े 3 महीने पूरे ट्रीटमेंट में लगे। क्या हुआ? फेल हुए, ट्राई किया, फिर फेल हुए, फिर ट्राई किया, लास्ट में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ऐसे केसेस में क्या कंक्लूजन हम लेंगे कि हाइपर सेंसिटिव और ऑटो इम्यून केसेस अगर मिले, जो ऑटो इम्यून केसेस होंगे वो हमेशा हाइपर सेंसिटिव होंगे। एलर्जिक केसेस अगर मिले तो हमें सिमिलर टू मेंटल ऐसी मेडिसिन लेनी है जो मेंटल्स के बेस पर हम दे पाए। अगर हम फिजिकल जनरल्स के बेस पर मेडिसिन देंगे तो श्योर एग्रावेशन होगा और उसके फिजिकल्स बहुत एग्रावेट कर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमें ऐसी रेमेडी देनी है जो मेंटल्स को ज्यादा कवर करती है, हमें फिजिकल को इग्नोर मार देंगे। जैसे इसमें र्यूम ने केवल 2 मेंटल, उसके स्ट्रॉन्ग मेंटल ले रखे थे जो बहुत कम पाए जाते हैं बच्चों में, वो रेयर थे। वो मैंने मिस किया, ये मेरी गलती थी। इसमें रेयर पिक्यूलियर मेंटल्स उसके पास थे और मैंने उसको मिस किया, जो सेकंड टाइम उसको समझा और दिया। तो ऐसे में वो केस मिराकुलसली ठीक हुआ, वास्तव में बहुत बढ़िया ठीक हुआ। तो ऐसे केसेस में हमें मेंटल्स को ध्यान में रखना। एक अगला केस और देखें। सीजर डिसऑर्डर, बच्चे को एपिलिप्सी टाइप का डिसऑर्डर था, तो ग्रैंड mal एपिलिप्सी थी। तो होता क्या था, जैसे ही बच्चा कुछ टेंशन ले लेता था या कुछ सोचता था, बच्चा क्या मतलब 16-17 साल की लड़की थी, तो जब भी उसको मेंसेस में प्रॉब्लम होती थी या कुछ होता था, तब उसको ये सीजर डिसऑर्डर डेवलप हो जाता था। क्या क्या था सिम्टम देखिए। खुद को चोट मारने का उसका मन करता था, सिर पटक लिया, कोई चीज सिर पे मार ली, गुस्सा बहुत आता था। गुस्से का सिम्टम मैंने इसमें नहीं डाला, वो सोच के नहीं डाला कि उसका जो गुस्से का आउटकम है, पहले वो क्योंकि सेल्फ इंजर्ड इंजर जो था ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। दूसरा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हिस्टीरिया। कई बार ये लगता था कि जो फिट पड़ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हिस्टेरिकल हो, खुद को फोड़ लेना, फिर बाद में फिट पड़ जाना, फिर मुंह से झाग भी आना। अब झाग कैसे आते हैं, हिस्टीरिया में तो नहीं आने चाहिए, लेकिन कई बार लगता था कि हिस्टेरिकल तो नहीं है, कई बार लगता था इपिलेप्टिक तो नहीं है। दूसरा, कन्वर्जेंस, डीप स्लीप आफ्टर कन्वर्जन। जब बच्चा सो जाता था, सोने के बाद उसको डीप स्लीप में कन्वर्जेंस होते थे, जिससे प्रूव होता था कि उसको रियल सीजर डिसऑर्डर था। हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो थी, हिस्टेरिकल हल्की फुल्की हो गई थी क्योंकि जागते समय भी कई बार वो फिर टाइप की एक्टिविटी करती थी, शायद कोई फायदा उठाने के लिए। तो डीप स्लीप के कन्वर्जेंस। दूसरा, जब भी उसको मेंसेस मिस हुए, 2 या 3 बार उसके साथ हुआ कि मेंसेस लेट हो गए, तो उसको जो है एकदम से फिट आए। और साथ में एक सबसे बड़ी बात आई, वो एक हिस्टेरिकल लड़की थी कि छोटी छोटी बात पे एकदम ड्रामा करके लेट जाना कि मुझे तो दौरा आ गया या आ गया, इस तरह करना। रियल दौरा तो रात को आ रहा है, लेकिन दिन में भी वो कर लेती थी। तो ऐसे लड़की में, ऐसी विमेन में अगर मेंसेस एब्सेंट है, दैट इज रूब्रिक, मेंसेस एब्सेंट एंड हिस्टेरिक विमेन। फिर सोते समय सर पे पसीना, और सर पे पसीना फिट होने से मतलब दौरा पड़ने से पहले भी सर पे पसीना आता था, सोते समय भी सर पे पसीना आता था। ये 2 सिम्टम उसके और मुझे मिले। अब ये सारे के सारे 6 के 6 सिम्टम को रेपर्टराइज किया। मेडिसिन क्या निकल के आती है? नंबर 1, साइलिसिया, जिसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस हिस्टीरिया के साथ, हिस्टेरिकल वुमेन में मेंसेस का एब्सेंट होना, और सोते समय स्कैल्प पे पर्सपिरेशन का होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सिम्टम थे। और तीनों, गुस्सा वगैरह साइलिसिया का तो आपको पता ही कितना इरिटेबल होता है। सेकंड रेमेडी कॉस्टिकम आ रही थी, जिसमें कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला सिम्टम, डीप स्लीप में कन्वर्जन वाला सिम्टम, और एपिलेप्टिक अटैक से पहले पर्सपिरेशन ऑफ द स्कैल्प वाला सिम्टम। इस तरह से हमारे सिम्टम मैच कर रहे थे। साइलिसिया, कॉस्टिकम, नक्स वोमिका, कैलकेरिया, इग्नेशिया, लाइको, ओपियम, सीपिया, बेलोडोना, ब्राइनिया और कैमोमिला टाइप की ड्रग्स इसमें आ रही हैं। अब देखेंगे इसमें क्या गलती हुई। साइलिसिया प्रिस्क्राइब कर दिया, क्या हुआ? हाइपर सेंसिटिव हार्मोनल कंप्रोमाइज पेशेंट था, सप्रेस मेंसेस, मेंसेस बार बार उसके सप्रेस हो जाते थे, एब्सेंट हो जाते थे, और इसका मतलब उसके अंदर हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो रहा था। और पेशेंट हाइपर सेंसिटिव था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हिस्टेरिकल टाइप के पेशेंट तो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जरा भी कुछ कहेंगे तो एकदम से उनको फिट आ गया, कुछ हो गया, सब बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात में नाराज होना, सब करना। तो क्या है, एक्टिव सोरा उसके अंदर है, तभी तो सब कर रहा है। साइलिसिया सिमिलम रेमेडी थी, जैसी दी, ट्रू एग्रावेशन हुआ। क्या हुआ? सेरिब्रल हाइपरीमिया हो गया। यानी सेरिब्रल हाइपरीमिया का मतलब ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन इतना बढ़ा कि ब्रेन के अंदर ज्यादा ब्लड जाने की वजह से उसको इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो गई। सारे के सारे उसके जो इंट्राक्रेनियल आर्टरियोल्स थे या कैपिलरीज थी वो डायलेट हो गए, वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ी, वहां पर वैस्कुलरिटी बढ़ी, और वहां से एक्जुडेशन होके जो प्लाज्मा था
वो सीरम, वो प्लाज्मा बाहर आ गया और उसमें एडीमा डेवलप हुआ और सेरिब्रल हाइपरीमिया की वजह से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो गई। एक ब्रेन के स्कल स्कल के अंदर जो ब्रेन है वहां पर ज्यादा कलेक्शन होने की वजह से इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बोलेंगे इसको। और इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में सारे सिम्टम ऐसे आएंगे, रिजिडिटी ऑफ द नेक भी हो जाएगी, पेशेंट लॉक जॉ भी हो जाएगा, और ओपिस्टोटोनस टाइप का भी हो सकता है, और फिट्स भी आएंगे, स्टेटस इपिलिप्टिकस में भी पेशेंट जा सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है, कई सारे इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब पेशेंट को फिर एलोपैथिकली उसको रेफर कर दिया, वहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट ने, न्यूरोलॉजी ने डिपार्टमेंट में अपने सारा ट्रीटमेंट हुआ, उसको डायूरेटिक लगे, हाइपर ऑस्मोटिक ड्रग्स लगी, मैनिटोल लगा, और सब जो भी था सारा ट्रीटमेंट दिया इन लोगों ने। पेशेंट जब इम्प्रूव कर गया फिर वो होम्योपैथी में दोबारा से जब आया, तब तक फिर स्टडी कर लिया था, तो क्या लगा सीवियर आईसीटी इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने क्या करा, कॉज बना हुआ था, मेंसेज वर एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन हिस्टेरिकल वुमेन। ये एक हिस्टेरिकल वुमेन है जिसमें मेंसेज कई कई महीने तक बीच में हो ही नहीं रहे थे। तो एक ही रेमेडी थी, अब देखेंगे इसमें सिप्रीपीडियम करके इसमें रेमेडी, ये 24 नंबर पे है, जिसने ये रूब्रिक कवर किया हुआ है, मेंसेस एब्सेंट इन ए हिस्टेरिकल वुमेन। केवल दो रेमेडी में था, एक साइलिसिया में, एक सिप्रीपीडियम में। अब साइलिसिया तो यही सोच के दी थी कितना रेयर रूब्रिक कवर करी, ये नहीं पता था कि इसके दूसरे सिम्टम भी कवर कर रही है, इसलिए वो एग्रावेशन करेगी। तो एक ही सिम्टम जो साइलिसिया में भी मौजूद था, सिप्रीपीडियम प्यूबिसेंस, इत्तेफाक से मेडिसिन 30 पोटेंसी में अवेलेबल थी। मेडिसिन देती इतना इंप्रूवमेंट आया कि सबसे पहले तो जनरल वेलबींग, उसका सेंसेशन, फिर उसको एक हफ्ता मेडिसिन चलने के बाद टीडीएस में दी गई थी, दिन में 3 बार 30, एक हफ्ते बाद उसको मेंसेज स्टार्ट हुए, मेंसेज उसको नॉर्मल हुए, उसको रिलैक्सेशन हुआ, उसका जो आउटलुक ही चेंज हो गया, पर्सनालिटी चेंज हो गई, एकदम से ऐसा हो गया जैसे कोई हिस्टेरिकल फिट नहीं आया, गुस्सा कम हो गई, मूडीनेस कम हो गई, और बहुत अच्छा उसका एक हुआ, और कोई फिट नहीं आया। सो डीप स्लीप में जो फिट कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार आ जाता था वो भी नहीं आया, और केस एक हफ्ते की मेडिसिन में ऐसा लगा जैसे क्योर हो गया। फिर बाद में उसको 6 महीने तक और ट्रीटमेंट दिया गया, ये सिप्रीपीडियम चलता रहा, 200 में मुझे मिली नहीं, 30 में ही चलाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम कर दी, शुरू में एक हफ्ता दिन में 3 बार, उसके बाद दिन में 2 बार, फिर उसके बाद धीरे दिन में 1 बार, 6 महीने मतलब 3 महीने तक केवल एक ही बार रात को सोते समय एक डोज उसको चलती रही। टोटल 6 महीने का ट्रीटमेंट रहा, और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अब फॉलोअप के लिए आता है, और इस समय कोई मेडिसिन उसकी नहीं चल रही है, रिप्लेसमेंट पर चल रहा है। 3 साल का कोर्स बताया है, क्योंकि इसमें 3 साल का कोर्स एलोपैथी में होता है, तो इसमें भी 3 ही साल बताया कि 3 साल आपको खाना है। मैं प्लेसिबो दे रहा हूँ, अलग बात। अगला केस देखिए, इसमें इसमें क्या लर्निंग मिली, हाइपर सेंसिटिव हार्मोनल कंप्रोमाइज केस अगर आपके पास आता है, कोई ऐसा केस जिसमें हार्मोन का डिस्टर्बेंस है और वो पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, तो हमें ऐसी रेमेडी देखनी चाहिए जिसमें कॉजेशन मिल जाए। जैसे यहाँ पर एमिनोरिया मिल रहा था, तो हमें कॉजेशन के बेस पर मेडिसिन देनी है, हमें कोई और सिम्टम देखने की जरूरत नहीं है कि कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर, यहाँ पर उसको एमिनोरिया कॉज। अगला केस देखें, स्पॉन्डिलो, मैं भी बस 5 मिनट में फिनिश कर दूंगा क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन जो है उसको फॉलो करना है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का एक केस था। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो वर्टिब्री होती है एक के ऊपर एक अलाइन रहती है, वो खिसक जाती है, एक वर्टिब्री खिसक के आगे या पीछे खिसक जाती है, तो एंटीरोलिस्थेसिस या पोस्टीरोलिस्थेसिस, तो खिसकने की वजह से ये मैकेनिकल डिसऑर्डर है। अब इसमें सिम्टम लिए पेशेंट आता है तो हम, और सिम्टम क्या मिलेंगे, लो बैक पेन, साथ में साइटिक सिम्टम, साइटिका के सिम्टम एक बाइलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, इस तरह के सिम्टम जनरल आते हैं। इसमें जो सिम्टम लिए, इसमें बहुत बढ़िया टेस्टिंग की गई, बहुत मेहनत के साथ की गई, तो क्या मिला, एब्यूजिव टुवर्ड्स वंस फैमिली, परिवार वालों को गालियां देता है, दोस्तों के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, छोटी छोटी बहुत प्रिय मित्रों के भी कमियां निकालता रहता था, सबकी बुराई करना, सबकी कमियां निकालना, क्रिटिसाइज करने की आदत, हर चीज में दूसरों की कमी निकालना, साथ में लैक ऑफ वाइटल हीट। उसे क्या था कि ठंड बहुत लगती थी, लेकिन वार्म से एग्रावेशन भी था, कि वैसे तो ठंड बहुत लग रही है, लेकिन अगर हमने हीटर चला दिया या कोई बंद जगह गर्म जगह बैठ गया तो उससे परेशानी भी होती थी। फिर राइट साइड में साइटिक पेन था, साइटिक पेन कैसा था, लेटने से आराम मिल रहा था, और कैसे लेट के, बैक में लेटने से आराम मिलता था, साथ में मोशन जरा भी मूवमेंट करता था तो साइटिक पेन बढ़ जाता था, और साइटिका का पेन दबाने से रिलीफ होता था, और उसे मीठा बिल्कुल पसंद है। अब इसमें हमारे पर्टिकुलर सिम्टम भी हैं, इसके अंदर हमारे मेंटल सिम्टम भी है, इसके अंदर हमारा जनरल सिम्टम भी है, तो एक कंप्लीट केस टेकिंग है जो हमें चाहिए होती है होम्योपैथी में। अब रिपर्टाइज किया तो बहुत सारे सिम्टम तो कवर ही नहीं हुए, क्योंकि सिम्टम इतने रेयर थे, रेमेडी। अब
तो अपनी फैमिली को गालियां दे रहा है तो एक ही रेमेडी, पहली आयोड। दोस्तों से सिंपैथी नहीं रखता तो 4 दवाइयां कुल। अब इसमें देखिए ये बहुत स्मॉल रेमेडी वाली हमारे पास एक रिपर्टाइजेशन आ गई। तो बेलाडोना वाज द फर्स्ट, ब्रायनिया सेकंड, लेकेसिस थर्ड, फिर फॉस्फोरस, पल्साटिला, रूटा, आर्सेनिक, बेराटाकार, ये सारी की सारी जो है रेमेडीज। थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। इसमें जो मेडिसिन दी, तो कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं मिल रही थी कि इसमें रिपर्टाइज करके मुझे अच्छी सी मिलती, तो फिर वही जो एक झिकझैक ट्रीटमेंट होता है वो करना शुरू किया। गोएकम दे दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर वेलियोएड दे दिया, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं हुआ। अगली बार आया ब्रहनिया दे दिया, फिर नहीं हुआ, क्योंकि केस तो करना ही है। लेकिन दवाइयाँ दूसरे होम्योपैथ की भी खा चुका है, एलोपैथिक तो खा ही रहा था, तो कुछ ना कुछ तो करना है। कोलोसन दे दिया, फिर फेल। फिर पल्सरटेला दे दिया, फिर टेल्यूरियम दे लिया, फिर लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया जिग जैग, बस अंधा निशाना लगा रहा है बस। बिल्कुल फेलियर, वर्स्ट फेलियर। तो बेस्ट इंडिकेटेड रेमेडी जो लगती थी मुझे उस समय, उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा एग्रावेशन ही हो गया। क्या हुआ, धीरे धीरे पेशेंट बेड पे लेट गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, साइटिक पेन भी बढ़ गया, बैकएक बढ़ गया, और प्राइवेट वार्ड में एडमिट हो गया। क्यों परेशानी आ रही थी? एक मैकेनिकल डिसऑर्डर था जहां एक वर्टिब्रा डिसलोकेटेड थी। जब तक ये मैंने डायग्राम में दिया हुआ है ये, कि एक वर्टिब्रा इसके, ये देखिए आगे खिसकी हुई है, ये सैक्रम वाला पोर्शन पीछे खिसक गया है। तो एक मैकेनिकल डिसऑर्डर है, यह कॉजा ओकेजनलिस से बना हुआ है। जब तक हम इस कॉजा ओकेजनलिस को ठीक नहीं करेंगे, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं करेंगे, ठीक नहीं हो सकता था। ये मेरा फेलियर था। क्या हुआ, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक कैसे हुआ? डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा मिली, क्या किया जिसकी वजह से रेडिकुलोपैथी हो रही थी, अब जो हो रहा था, फिजियोथेरेपी साथ में करा दी। फिजियोथेरेपी करने से क्या फायदा हुआ? ट्रैक्शन दिया गया उसको, मैनिपुलेट किया गया, एक्सरसाइज कराई गई, और थोड़ा सा इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, हल्का सा डायथर्मी, ये सब करके पेशेंट की एक वर्टिब्री सही जगह पर आई, प्रेशर वहां से हट गया नर्व के ऊपर से, और पेशेंट को इंप्रूवमेंट आना शुरू। अब होम्योपैथी मेडिसिन सिलेक्शन कैसा निकला? तो एक रेमेडी, सेंसोरियस एवरीथिंग डिजायर टू क्रिटिसाइज, सबकी कमियां निकालना और सबको बुरा भला कहना, सबको क्रिटिसाइज करना। तो वेकम वाज द रेमेडी। सिंगल डोज 1 mg, एक डोज नहीं क्योर कर दिया, और पेशेंट को दोबारा प्रॉब्लम हुई ही नहीं। वरना केवल फिजियोथेरेपी से तो पहले भी कराई होगी, कराते ही हैं लोग, और उसमें भी इंप्रूवमेंट आया ही होगा, फिर दोबारा खिसकी होगी। लेकिन जब से होम्योपैथी दवाई दी उसके बाद से इसको लिस्थेसिस नहीं हुआ, और इस केस को 2 साल हो गए, ठीक है बिल्कुल। क्या मिला? जहां पर बायोमैकेनिकल चेंजेस हो रहे हैं, या फिजिकल चेंजेस हैं, या मैकेनिकल चेंजेस हैं, वहां पर, या बायोमैकेनिकल चेंजेस हैं, ऐसी जगहों पर हमें फिजिकल या सर्जिकल मेजर की जरूरत पड़ेगी, और साथ में इंडिकेटेड रेमेडी देनी पड़ेगी। हो सकता है वो फिजियोथेरेपी से सही नहीं होता, तो हमें वहां पर सर्जरी से ठीक करना पड़ता, या कोई प्रोसेसेस लगाना पड़ता, या सपोर्ट लगानी पड़ती, या कोई ट्यूमर होता, या कोई और भी डिजीज में कोई बात आएगी जहां पर मैकेनिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। मान लीजिए पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा किसी को हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर बड़ा सा हो गया, उसने ऑप्टिक कियाज्म को दबा दिया और उसकी आई का विजन चला गया। तो जब तक हम ऑप्टिक कियाज्म से उस प्रेशर को नहीं हटाएंगे, तो या तो ट्यूमर को घटा पाए, या सर्जरी से ट्यूमर को हटाएं, तभी तो आई ठीक होगी, वरना हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हमें फिजिकल या सर्जिकल मेजर्स की सपोर्ट लेने में हिचकना नहीं चाहिए, नहीं तो हम हमेशा फेल होते चले जाएंगे। ये मेरा इस टॉपिक से सीखना था। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत पेशेंस से सुना, और जो इंस्ट्रक्शन थे कि 2-4 मिनट पहले मुझे इसे बंद करना है, वो मैं इसको कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बहुत ही अच्छा आपने जो चारों केस एक्सप्लेन किया, फेलियर्स से क्या सीखा, वो सब। इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू। अभी मैं डॉक्टर सारिका को इनवाइट करना चाहूंगी फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर सारिका, श्रुति सारिका, डॉक्टर श्रुति सारिका। Hello everyone. Am I audible? या यस यस। Yes. Good evening everyone. मैं डॉक्टर श्रुति सारिका IFPH की तरफ से आज के इस हाईली इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वेबिनार के लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर रजनीश शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इस वेरी डिस्टिंक्टिव टॉपिक हाउ टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। सो इट्स ट्रू दैट वी ऑल डिस्कस, हम लोग हमेशा अपने सक्सेस के बारे में बात करते हैं,
लेकिन फेलियर को नहीं, फेलियर को खुद में रखते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं, जबकि फेलियर से इतना कुछ सीखने को मिलता है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने को मिलता है। तो इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड, एविडेंस बेस्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है डॉक्टर रजनीश शर्मा। आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, इसके साथ साथ ये वेरी मच क्लिनिकल एप्लीकेबल भी बहुत था। और इससे जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस, ये इससे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये आपका जो कंपैरेटिव डिस्कशन था जिसमें फेलियर और सक्सेस दोनों को कंपेयर किया गया कि कहाँ पे क्या चूक हुई, अगर वहां वो नहीं होती तो बिना फेलियर के अच्छे से केस को इसको हैंडल किया जा सकता है। ये बहुत ही ये जो इनपुट्स हैं वो आपके बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। आशा है कि आपसे ऐसे ही डिटेल में सेशन मिलते रहेंगे और हम लोग और अपने नॉलेज को बढ़ा सकेंगे। साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और बिग थैंक्स टू ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑल्सो। आशा है हम सभी इसी तरह मिलकर नॉलेज शेयर करके और सीखते हुए अपने होम्योपैथिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाएंगे और एक दिन नंबर 1 पे जरूर आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। अभी 8:30 को हमारा इंटरनेशनल सेशन, इंग्लिश सेशन का टाइम है, तो मैं डॉक्टर धनेश सर को आगे का जो सेशन है वो कंटिन्यू करने के लिए बोलूंगी। Sir want to say a few things. Sir, you can speak. हाँ, थैंक यू डॉक्टर रजनीश जी, बहुत अच्छा आपने 4 केस जो डील किए, और वास्तविक में जैसे श्रुति बताई कि फेलुअर कोई नहीं चाहता है कि हम जो है फेलुअर को अपना व्यक्त करें, सब चाहता है कि हम जो है बाघ मारे, शेर मारे, है ना। लेकिन आपने फेलुअर को देकर हम लोग को आंख खोले हैं कि फेलुअर हुए हैं और फेलुअर कैसे होते हैं, जो आप आधार एक तरह से एक कुंजी बताए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बधाई हो। थैंक यू सर।